अफगानिस्तान को लेकर दिल्ली में पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में पंजशीर में पाकिस्तान की मौजूदगी, पाक खुफिया एजेंसी और सेना की सक्रियता पर हुई चर्चा। आतंकी संगठनों से आंतरिक खतरे पर भी हुई चर्चा। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, पंजशीर में तालिबान का पूरी तरह से कब्जा जल्द होगा, नई सरकार का ऐलान। पाकिस्तान की मदद से पंजशीर पर पूरी तरह से कब्जे का तालिबान ने दावा किया है। राजधानी बजारक में लहराया तालिबानी झंडा। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद का दावा, अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह देश छोड़कर तजाकिस्तान भागे। तालिबान के एनआरएफ के नेता अहमद मसूद के घर पर कब्जे का दावा। अहमद मसूद ने तालिबान के पंजशीर पर जीत के दावे को खारिज किया। कहा, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं, लेकिन हमारे कई लड़ाके मारे गए हैं। एनआरएफ के नेता अहमद मसूद ने फेसबुक पर एक ऑडियो जारी किया। कहा, हमारे लड़ाके पंजशीर के हर कोने में मौजूद हैं। लड़ाई जारी रहेगी। लोगों को तालिबान और उसके पाकिस्तानी मददगारों के खिलाफ सामने आना चाहिए। एनआरएफ के लीडर अहमद मसूद ने कहा, पंजशीर में अब भी लड़ाई जारी। तालिबान की मदद कर रहा है पाकिस्तान। कई इलाकों में बमबारी जारी। काबुल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ ने तालिबान के नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इसकी पुष्टि की है। चीन से रिश्ते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, चीन ने बेवजह एलएसी पर सेना लाकर तनाव बढ़ाया है। इससे दोनों देशों के रिश्ते अलग दिशा में हैं। रिश्तों को सुधारने की चुनौती काफी अहम है। चलिए अब देश की राजनीति से जुड़ी कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आज से 3 दिन का यूपी दौरा। ओवैसी अयोध्या के रुदौली से दौरे की शुरुआत करेंगे। ओवैसी के अयोध्या को फैजाबाद कहने से नाराज मुस्लिम समाज। कहा, हम सरकार की बात मानने वाले लोग हैं। ओवैसी कोई मुस्लिम समाज के ठेकेदार नहीं है। वो हमेशा हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने ओवैसी पर निशाना साधा। बोले, ओवैसी हो या बीजेपी दोनों ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं। अब लोग समझ गए हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन को आज बीएसपी प्रमुख मायावती संबोधित करेंगी। सम्मान, सुरक्षा और तरक्की सम्मेलन का मुख्य मुद्दा। हाथरस में प्रबुद्ध सम्मेलन से बीजेपी का बड़ा दावा। कहा, 2022 में भी यूपी में दोबारा बनेगी बीजेपी की सरकार। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भदोई के विधायक विजय मिश्रा और एमएलसी कमलेश पाठक से आगरा सेंट्रल जेल में मुलाकात की। बोले, ब्राह्मण विधायक जेल में बंद हैं और कई पार्टियां ब्राह्मणों के हित की बात कर रही हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सीएए एनआरसी की एंट्री। कांग्रेस का ऐलान, सरकार बनी तो सीएए एनआरसी विरोधी प्रदर्शन में दर्ज केस वापस होंगे, मुआवजा भी दिया जाएगा। कांग्रेस ने प्रयागराज शहर की उत्तरी सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह लड़ेंगे चुनाव। यूपी चुनाव के लिए हर स्तर पर जोर लगाने में जुटी बीजेपी। महिला मोर्चा ने कमल क्लब और कपल मैराथन जैसे नए प्रयोग की रणनीति बनाई। कपल मैराथन में महिलाओं और उनके पतियों को आमंत्रित किया जाएगा। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, पहले यूपी में बेटियां सुरक्षित स्कूल नहीं जा सकती थी, आज महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं। अब माफियाओं का राज नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का आगरा जाने के दौरान फतेहाबाद टोल पर जोरदार स्वागत। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे आगरा। बीएसपी विधायक सुषमा पटेल ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। सुषमा पटेल की बीएसपी छोड़ने की अटकलें तेज। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कृषि, कल्याण और वाणिज्य विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग की। यूपी में कासगंज का नाम कल्याण सिंह के नाम पर कल्याण नगर करने का प्रस्ताव पारित। जिला पंचायत ने नाम बदलने के प्रस्ताव योगी सरकार को भेजा।
उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत चुनाव मैदान में उतरने को तैयार। एबीपी न्यूज से बातचीत में बोले, बस हाईकमान के आदेश का इंतजार। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के समर्थकों का प्रदर्शन, सीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग की। लंबे समय के बाद संगरूर में मीडिया से मुखातिब हुए भगवंत मान, बोले, पंजाब में सीएम का चेहरा मैं नहीं मांग रहा हूं, ये तो लोग मांग रहे हैं, ये लोगों का हक है। तीजा पोरा त्योहार पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रायपुर में सीएम हाउस में थिरकते दिखे तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बिल्कुल साथ बैठे नजर आए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर कांग्रेस नेता कमलनाथ का निशाना, कहा, आपको एक्टिंग अच्छी आती है, आप मुंबई जाकर सलमान खान बन जाओ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ खबरों की। हरियाणा के करनाल में किसान पंचायत आज, सरकार का करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, पानीपत में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद करने का आदेश। आज रात 12 बजे तक लगी है रोक। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मुजफ्फरनगर के किसान महापंचायत में लगे हिंदू मुस्लिम एकता के नारे की तारीफ की। बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। किसान पंचायत को लेकर राहुल गांधी के एक ट्वीट पर विवाद। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का आरोप, कहा, पुरानी तस्वीर शेयर कर राहुल ने भ्रम फैलाया। जावेद अख्तर के आरएसएस की तुलना तालिबान से करने पर शिवसेना ने उठाए सवाल। शिवसेना ने सामना के संपादकीय में आरएसएस का समर्थन किया, राष्ट्र निर्माता संगठन बताया। जावेद अख्तर के बयान को कांग्रेस नेता तारिक अनवर का समर्थन, लेकिन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने साधा निशाना, कहा, देश का डीएनए सहिष्णुता, संस्कार, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता है, किसी को इस पर सवाल उठाने का हक नहीं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ईडी से संपत्ति को लेकर बैंक खातों तक पूछे सवाल। करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद अभिषेक बनर्जी बोले, हर सवाल का जवाब दिया। ईडी, सीबीआई या आईटी जो चाहे लगा लो, सामना करने को तैयार। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी सीआईडी के सामने पेश नहीं हुए। सुरक्षाकर्मी की मौत के मामले में सीआईडी ने भेजा था नोटिस। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के खिलाफ लखनऊ में भी एफआईआर दर्ज। बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष अभिजात मिश्रा ने किया केस। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को जेल से कोर्ट ले जाते समय विशेष सुरक्षा देने की मांग वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाली अर्जी पर मथुरा कोर्ट में सुनवाई टली। अब 20 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ लुधियाना की अदालत में गिरफ्तारी, वारंट जारी किया। विक्रम मजीठिया के मानहानि केस में 17 सितंबर तक कोर्ट में पेश होना होगा। केरल हाई कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश, कहा, कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन के अंदर लगवाने की इच्छा रखने वालों को मिले मंजूरी। अभी सरकार ने दोनों डोज में 84 दिन का अंतर रखा है। दिल्ली में घर घर वैक्सीन की पहुंचाने की शुरुआत। केजरीवाल सरकार ने वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स अभियान लॉन्च किया। जिनके पास मोबाइल फोन या ऑनलाइन वैक्सीन स्लॉट बुक करने की सुविधा नहीं है, उन लोगों पर ज्यादा जोर। पंजशीर से आ रही बड़ी खबर, रेजिस्टेंस फ्रंट ने पंजशीर को लेकर बड़ा दावा किया है। रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट से दावा किया गया है कि पंजशीर और अंद्राब घाटी में तालिबानियों पर जोरदार हमले किए गए, जिसमें तालिबान को भारी नुकसान हुआ है। एनआरएफ मुजाहिद नाम के खाते से किए गए ट्वीट में दावा है कि तालिबानियों पर चारों तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। हालांकि तालिबान का दावा इससे बिल्कुल अलग है। तालिबान का कहना है कि उसने पंजशीर को भी अपने कब्जे में ले लिया है। तो ये दावा है कि जिस पंजशीर घाटी पर सोवियत संघ का कब्जा नहीं हुआ, तालिबान के पहले शासन में कब्जा नहीं हुआ, उस पर अब के तालिबान ने कब्जा कर लिया है।
ये पंजशीर का गवर्नर हाउस बताया जा रहा है, जहां तालिबान का सफेद रंग का झंडा फहराया जा रहा है और नीचे तालिबान के लड़ाके अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। झंडा फहराने के थोड़ी देर बाद तालिबान की तरफ से पंजशीर पर कब्जे का ऐलान वहीं से किया गया। ये भी गवर्नर हाउस की तस्वीरें हैं। पीछे आपको पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद की फोटो दिख रही है। बड़ी बड़ी गन्स के साथ तालिबान के लड़ाके खड़े हैं और तालिबान का झंडा लहरा रहा है। जैसे ही ये तस्वीरें आई, काबुल में तालिबान ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पंजशीर पर पूरी तरह से कब्जे का ऐलान किया और कहा कि ये लड़ाई उन्होंने जीत ली है। यह है अफगानिस्तान की पंजशीर वैली, जो राजधानी काबुल के उत्तर में करीब 120 किलोमीटर तक फैली है। यहाँ आसपास करीब 9,800 फीट ऊंची पहाड़ों की चोटियां हैं, जिससे घाटी की सुरक्षा भी होती है। पंजशीर घाटी में करीब 1.5 से 2 लाख लोग रहते हैं। ज्यादातर ताजिक हैं और यहाँ दारी भाषा बोली जाती है। कहते हैं कि सिकंदर की सेनाएं भी इसी रास्ते से गुजरी थी, लेकिन इस घाटी पर अब तक किसी का भी कब्जा नहीं हुआ है और ऐसे में तालिबान यहाँ कब्जे का दावा कर रहा है। कुछ सबूत भी सामने आए हैं जो इशारा करते हैं कि पंजशीर के इलाके पर तालिबान की जीत के पीछे पाकिस्तानी मदद का हाथ है। इसके चलते पंजशीर के लड़ाकों को अपने मोर्चे छोड़ने पड़े। हालांकि नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने दावा किया है कि वो हारे नहीं हैं और जंग अभी जारी है। तालिबान के कब्जे के दावे के बाद रेजिस्टेंस फोर्स के कमांडर अहमद मसूद ने 18 मिनट 48 सेकंड का एक ऑडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो पंजशीर में ही हैं, तालिबान से लगातार लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने पंजशीर वैली में एक बड़ा हमला किया। तालिबान की मदद करने के लिए पाकिस्तानी पायलट्स ने रेजिस्टेंस फोर्सेस के ठिकानों पर ड्रोन से हवाई हमले किए। पाकिस्तान के CH-4 ड्रोन ने पंजशीर में एक गाड़ी पर 2 मिसाइल दागी। पर सवाल यह है कि अचानक से तालिबान को इतनी ताकत कहां से मिली, क्योंकि वो काबुल पर कब्जे से पहले से पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन पंजशीर के लड़ाकों ने उन्हें रोका हुआ था। शनिवार को काबुल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख फैज हमीद पहुंचे। फैज हमीद के साथ पाकिस्तान के कुछ और ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। दावा किया गया कि वो अफगानिस्तान की शांति के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ वो तालिबान नेता मुल्ला बरादर से मिले। तालिबान की सरकार बनने से पहले पाकिस्तान का यह दखल बहुत कुछ कहता है और कई सारे नए समीकरण भी बनाता है। इस मुलाकात का तुरंत ये फायदा हुआ कि तालिबान को पाकिस्तानी एयरफोर्स का साथ मिला और पंजशीर में उन्होंने मिलकर हमला किया। इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भी गर्मा गई है। ईरान ने हमले की निंदा की है। असल में ये भी खबरें हैं कि पंजशीर पर कब्जा करने के लिए तालिबानियों ने जुल्म सितम के इंतहा कर दी है। उन्होंने शहर की बिजली और पानी काट दिए हैं, जिसकी निंदा हो रही है। बिल्कुल, तो एक वक्त वो था विकास और प्रतिमा, जब पंजशीर के शेरों को हराना नामुमकिन था और इसी वजह से शायद डाउट भी बढ़ जाता है कि तालिबान जो कब्जे का दावा कर रहा है वो झूठा हो सकता है। इसी पर आइए जानकारी ले लेते हैं। प्रणय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रणय, वाकई एक जमाना ये भी हमने देखा है जब पंजशीर ने यूरोप की सेना को तक भागने को मजबूर कर दिया था और अब तालिबान ये बड़ा दावा कर रहा है। इस पर संशय होना वाजिब है। देखिए, दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। दावा ये है कि पंजशीर के लड़ाकों का कहना है कि भले ही निजी इलाकों में, सड़कों में जो है तालिबान के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया हो, लेकिन पहाड़ और हाइट्स अब भी उनके पास में है, यानी पंजशीर की घाटी पर पूरी तरह से कब्जा नहीं हुआ है। ये दावे हैं फिलहाल, लेकिन मुश्किलें इस समय ऐसी हैं क्योंकि तालिबान ने जिस तरीके से इस पूरे इलाके पर हमला बोला है, जिस तरीके से फिलहाल उस समय समर्थन उसके पास में है, जितना एडवांटेज लेने की कोशिश उनके पास है, और साथ ही किसी तरीके की बाहर की रसद पंजशीर को नहीं पहुंच रही है। इसलिए बहुत ज्यादा समय तक पंजशीर के अंदर इनका टिकना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि किसी तरीके से जो बाहर की मदद है या जो बजकोर या दूसरे जो प्रांत हैं, आसपास के प्रांत हैं, उन तक मदद पहुंचना मुश्किल है किसी भी जगह से। सो इसलिए पंजशीर का आगे तक टिका रहना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन कोशिशें इसी चीज को लेकर हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान ने बंदूक की नोक के ऊपर इस पूरे इलाके पर बिल्कुल, और ये चिंता का विषय हो भी जाता है प्रणय, क्योंकि पंजशीर की तरफ से ही लगातार रेजिस्ट किया जा रहा था। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट इसी को माना भी जा रहा था, लेकिन सबसे मजबूत किले पर ही अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये आखिरकार ढह गया है। तालिबान का दावा अगर सच्चा है तो सब यही सोच रहे हैं कि आखिर पंजशीर के लड़ाके हार कैसे गए।
बाजी पलटी कैसे? इस सवाल का जवाब छिपा हुआ है आखिरी 13 घंटों में। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात में क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। पंजशीर पर फतह हासिल करने के लिए तालिबान ने पूरी ताकत झोंक दी थी। पिछले 20 दिन से उसके हजारों लड़ाके घाटी में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार उनके हिस्से मौत ही आती थी। अब सवाल ये, जिस पंजशीर को सोवियत संघ नहीं जीत सका, उसे तालिबान ने कैसे जीत लिया? जो पंजशीर 1996 से गुलाम नहीं बना, उसे तालिबान ने कैसे जीत लिया? जो पंजशीर तालिबानियों की कब्रगाह था, उसे तालिबान ने कैसे जीता? इस सवाल का जवाब पंजशीर से जुड़ी उन कड़ियों को जोड़ने से मिलेगा जो रविवार और सोमवार की दरमियानी रात के आखिरी 13 घंटों में हुई। हम आपको बताएंगे आखिर कैसे तालिबान ने एनआरएफ के अभेद्य किले में सेंधमारी कर दी। लेकिन उससे पहले इन दोनों तस्वीरों को देख लीजिए। पहली तस्वीर 15 अगस्त की है, जब तालिबानियों ने काबुल पर कब्जा कर लिया, और दूसरी तस्वीर है सोमवार की, जब पंजशीर में तालिबान ने अपना परचम लहराया। और इन दोनों ही तस्वीरों में सबसे बड़ी समानता यह है कि तालिबानियों ने इन दोनों ही जीत से दुनिया को चौंका दिया। काबुल में अफगानी सेना इतनी जल्दी सरेंडर कर देगी, किसी को यकीन नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ। और पंजशीर में तो तालिबानी साम्राज्य की कल्पना ही किसी ने नहीं की थी, लेकिन ये भी हो गया। और इसकी शुरुआत हुई रविवार रात 8:45 पर। रविवार को एनआरएफ दिन भर ये दावे करता रहा कि वो तालिबानियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहा है। पंजशीर के जर्रे जर्रे पर उसकी बढ़त है। लेकिन इसी बीच रात 8:45 पर एनआरएफ लीडर अहमद मसूद का एक फेसबुक पोस्ट सामने आता है। वो लिखते हैं, मौजूदा समस्याओं को हल करने, युद्ध को रोकने और बातचीत की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए एनआरएफ सहमत है और उम्मीद करता है कि तालिबान इस मांग पर व्यवहारिक कदम उठाएगा। शांति के लिए एनआरएफ युद्ध रोकने को तैयार है। अगर तालिबान पंजशीर और अंद्राब में अपने सैन्य हमलों को रोक देता है तो बातचीत हो सकती है। जो अहमद मसूद तालिबान को खत्म करने का प्रण ले चुके थे, वो बातचीत की पैरवी क्यों करने लगे? ये गुत्थी दुनिया सुलझा ही रही थी कि लगभग 2 घंटे बाद एक और हैरान करने वाली खबर आई। अहमद मसूद ने दावा किया कि तालिबान ने पंजशीर से अपने लड़ाके बुला लिए। मसूद ने यह भी दावा किया कि अंद्राब से भी तालिबानी लौट गए हैं। मसूद ने एनआरएफ के मिलिट्री ऑपरेशंस को रोकने का भी ऐलान किया। मसूद के इन दावों से ऐसा लगा कि पंजशीर में अब गोलियों की गूंज रुक जाएगी, बात शांति से निपट जाएगी। लेकिन तारीख बदलते ही दावे भी बदल गए। पंजशीर में बाजी अब तक एनआरएफ जीतता दिख रहा था, लेकिन युद्ध के मोर्चे पर उसे सबसे बड़ी चोट पहुंची। खबर आई कि पंजशीर की लड़ाई में अहमद मसूद का भांजा अब्दुल वदूद ज़ारा मारा गया। इसके अलावा एनआरएफ के गुल हैदर खान, मुनीब अमीरी जैसे बड़े कमांडर भी मारे गए। शायद अपने हमसायों के मारे जाने की खबर अहमद मसूद तक पहले ही पहुंच चुकी होगी, इसीलिए वो युद्ध रोकने की पैरवी कर रहे थे और अंदर खाने तालिबान से उनकी सुलह की बात भी हुई होगी। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रात 1:30 बजे खबर आई कि अहमद मसूद के करीबी एनआरएफ कमांडर फहीम दश्ती की तालिबान से जंग में मौत हो गई। एनआरएफ का दावा है कि फहीम को पाकिस्तानी सेना ने अपने ड्रोन हमले से मारा। फहीम दश्ती मसूद के पिता अहमद शाह मसूद के भी वफादार थे और एनआरएफ के रणनीतिकार भी, इसीलिए उनकी मौत एनआरएफ के लिए एक बड़ा झटका था। फहीम के मारे जाने के बाद भी एनआरएफ हौसला नहीं हारा। रात के अंधेरे में रुक रुक कर दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही,
लेकिन इस बार पलड़ा तालिबान का भारी रहा। सोमवार की सुबह तक तालिबान पंजशीर में बढ़त बना चुका था। एनआरएफ कमजोर पड़ रहा था और इस बीच सुबह 9:30 बजे अहमद मसूद ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, तालिबान हमारे साथ नहीं लड़ रहा है, पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई उसकी मदद कर रही है। तालिबान इतना मजबूत नहीं कि वो एनआरएफ का सामना कर सके। तालिबान की मदद कर रही है पाकिस्तानी आर्मी। मसूद का ये दावा सच भी है, क्योंकि तालिबान की इसी मदद के लिए इमरान खान ने आईएसआई प्रमुख फैज हामिद को काबुल भेजा था। फिर भी दुनिया ये मान रही थी कि जंग अभी और खिंचेगी। लेकिन पंजशीर से आई एक और खबर के बाद लगभग सब कुछ बदल गया। तालिबान से लड़ाई में एनआरएफ की एक और उम्मीद मौत की बलि चढ़ गई। तालिबानी हमले में एनआरएफ के टॉप कमांडर सालेह मोहम्मद मारे गए। सालेह मोहम्मद गरिल्ला वॉरफेयर में माहिर थे और अहमद मसूद के करीबी भी। ठीक सुबह 10 बजे तालिबान की तरफ से ये तस्वीर आई, जिसमें तालिबानी आतंकी पंजशीर के गवर्नर हाउस पर अपना झंडा फहराते दिखे, जिससे साफ हो गया कि पंजशीर अब तालिबानियों के कब्जे में जा चुका था। अफगानिस्तान के इतिहास में पंजशीर अब तक अजेय था, लेकिन सिर्फ 13 घंटों में पंजशीर की पूरी बाजी पलट गई। हालांकि एनआरएफ ने अब भी हथियार नहीं डाले और ऐलान किया है कि आजादी की जंग जारी रहेगी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर वहां के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। खबर है कि काबुल और गजनी में रात भर लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। काबुल में पाकिस्तानी दूतावास के सामने ये प्रदर्शन हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें, महिलाएं तक सड़कों पर उतरी और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाओं ने हिस्सा लिया। रात भर काबुल और गजनी में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन होता रहा। अफगानिस्तान में मच रहे उथल पुथल का कसूरवार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार ही पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर राग छेड़ रखा है। कल पाकिस्तान के डिफेंस डे के मौके पर भी बाजवा ने कहा कि हम कश्मीर को सपोर्ट करते रहेंगे। बिना कश्मीर का मसला हल किए इलाके में शांति स्थापित नहीं हो सकती। अफगानिस्तान को लेकर दिल्ली में पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में पंजशीर में पाकिस्तान की मौजूदगी, पाक खुफिया एजेंसी और सेना की सक्रियता पर चर्चा हुई। आतंकी संगठनों से आंतरिक खतरे पर भी चर्चा। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, पंजशीर में तालिबान का पूरी तरह से कब्जा, जल्द होगा नई सरकार का ऐलान। पाकिस्तान की मदद से पंजशीर पर पूरी तरह से कब्जे का तालिबान ने दावा किया। राजधानी बाजारक में लहराया तालिबानी झंडा। तालिबान में प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का दावा, अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह देश छोड़कर तजाकिस्तान भागे। पंजशीर के डिप्टी गवर्नर का दावा, कहा जबरदस्त लड़ाई में बड़ी तादाद में मारे गए तालिबान लड़ाके। तालिबान का एनआरएफ के नेता अहमद मसूद के घर पर कब्जे का दावा। अहमद मसूद ने तालिबान के पंजशीर पर जीत के दावे को खारिज किया। कहा, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं, लेकिन हमारे कई लड़ाके मारे गए। एनआरएफ के नेता अहमद मसूद ने फेसबुक पर एक ऑडियो जारी किया। कहा, हमारे लड़ाके पंजशीर के हर कोने में मौजूद हैं, लड़ाई जारी रहेगी। लोगों को तालिबान और उसके पाकिस्तानी मददगारों के खिलाफ सामने आना चाहिए। एनआरएफ के लीडर अहमद मसूद ने कहा, पंजशीर में अब भी लड़ाई जारी, तालिबान की मदद कर रहा है पाकिस्तान। कई इलाकों में बमबारी जारी रही। ईरान ने पंजशीर की लड़ाई में पाकिस्तान की भूमिका की जांच की मांग की। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा, तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानने के वायदे का ख्याल नहीं रखा। तालिबान के साथ मिलकर पंजशीर पर हमले को लेकर अफगानिस्तानी आवाम का भड़का गुस्सा। राजधानी काबुल और गजनी में पाक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, महिलाएं भी शामिल हुई।
अफगानिस्तान में तालिबान जल्द संभालेगा सत्ता। तालिबान से नई सरकार के गठन के लिए होने वाले समारोह में पाकिस्तान, तुर्की, कतर, रूस, चीन और ईरान समेत 6 देशों को भेजा न्योता। तालिबानी प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का ऐलान, अफगानिस्तान का संविधान फिर से लिखा जाएगा या होगा बड़ा बदलाव, सरकार गठन के बाद काम शुरू होगा। काबुल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI चीफ ने तालिबान के नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इसकी पुष्टि की। महिलाओं के लिए तालिबान का क्रूर चेहरा फिर सामने आया। तालिबान का फरमान, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाली लड़कियों का पर्दा करके आना जरूरी, लड़के और लड़कियों की क्लास भी अलग अलग चलाने का आदेश। तालिबान ने अमेरिकी नेता माइकल मैककॉल के आरोपों को खारिज किया। कहा, यात्रा के लिए जरूरी दस्तावेज वाला कोई भी व्यक्ति देश छोड़ सकता है। माइकल ने कहा था कि तालिबान ने मजार शरीफ में 6 विमानों को रोक दिया है। अफगानिस्तान में बदले हालात के बीच 9 सितंबर को 13वां ब्रिक्स सम्मेलन, पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे शुरुआत। सम्मेलन में ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति शामिल होंगे। चीन से रिश्ते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, चीन ने बेवजह LAC पर सेना लाकर तनाव बढ़ाया। इससे दोनों देशों के रिश्ते अलग दिशा में, रिश्तों को सुधारने की चुनौती काफी अहम। और आइए राजनीति से जुड़े हुए अपडेट्स आपको देते हैं फटाफट अंदाज में। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आज से 3 दिन का यूपी दौरा। ओवैसी अयोध्या के रुदौली सिख दौरे की शुरुआत करेंगे। ओवैसी की अयोध्या को फैजाबाद कहने से नाराज मुस्लिम समाज। कहा, हम सरकार की बात मानने वाले लोग हैं। ओवैसी कोई मुस्लिम समाज के ठेकेदार नहीं है, वो हमेशा हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने ओवैसी पर निशाना साधा। बोले, ओवैसी हो या फिर बीजेपी, दोनों ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं। अब लोग समझ गए हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन को आज बीएसपी प्रमुख मायावती संबोधित करेंगी। सम्मान, सुरक्षा और तरक्की सम्मेलन का मुख्य मुद्दा। हाथरस में प्रबुद्ध सम्मेलन से बीजेपी का बड़ा दावा। कहा, 2022 में भी यूपी में दोबारा बनेगी बीजेपी की सरकार। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भदोही के विधायक विजय मिश्रा और MLC कमलेश पाठक से आगरा सेंट्रल जेल में मुलाकात की। बोले, ब्राह्मण विधायक जेल में बंद हैं और कई पार्टियां ब्राह्मणों की हित की बात करती हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले CAA NRC की एंट्री। कांग्रेस का ऐलान, सरकार बनी तो CAA NRC विरोधी प्रदर्शन में दर्ज केस वापस होंगे, मुआवजा भी दिया जाएगा। कांग्रेस ने प्रयागराज शहर की उत्तरी सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह लड़ेंगे चुनाव। यूपी चुनाव के लिए हर स्तर पर जोर लगाने में जुटी हुई है बीजेपी। महिला मोर्चा ने कमल क्लब और कपल मैराथन जैसे नए प्रयोग की रणनीति बनाई है। कपल मैराथन में महिलाओं और उनके पतियों को आमंत्रित किया जाएगा। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, पहले उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित स्कूल नहीं जा सकती थीं, आज महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं, अब माफियाओं का राज नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का आगरा जाने के दौरान फतेहाबाद टोल पर जोरदार स्वागत किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे आगरा। बीएसपी विधायक सुषमा पटेल ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। सुषमा पटेल के बीएसपी छोड़ने की अटकलें हुई तेज। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कृषि, कल्याण और वाणिज्य विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग की। उत्तर प्रदेश में कासगंज का नाम कल्याण सिंह के नाम पर कल्याण नगर रखने का प्रस्ताव पारित। जिला पंचायत ने नाम बदलने का प्रस्ताव योगी सरकार को भेजा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत चुनाव मैदान में उतरने को हैं तैयार। एबीपी न्यूज से बातचीत में बोले, बस हाईकमान के आदेश का इंतजार। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के समर्थकों का प्रदर्शन। सीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग की।
लंबे समय के बाद संगरूर में मीडिया से मुखातिब हुए भगवंत मान। बोले, पंजाब में सीएम का चेहरा मैं नहीं मांग रहा हूं, ये तो लोगों की मांग है, ये लोगों का हक है। तीजापुरा त्योहार पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रायपुर में सीएम हाउस में थिरकते हुए नजर आए, तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बिल्कुल साथ बैठे भी दिखे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह पर कांग्रेस नेता कमलनाथ का निशाना। कहा, आपको एक्टिंग अच्छी आती है, आप मुंबई जाकर सलमान खान बन जाओ। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे शिक्षक पर्व कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलों का भी शुभारंभ होगा। अब कुछ खबरें किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। हरियाणा के करनाल में किसान पंचायत 8, सरकार का करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद करने का आदेश। आज रात 12 बजे तक लगी रोक। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मुजफ्फरनगर के किसान महापंचायत में लगे हिंदू मुस्लिम एकता के नारों की तारीफ की। बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। किसान पंचायत को लेकर राहुल गांधी के एक ट्वीट पर विवाद। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का आरोप। कहा, पुरानी तस्वीर शेयर कर राहुल ने भ्रम फैलाया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के ड्रीम कोस्टल रोड प्रोजेक्ट में बीजेपी नेता आशीष शेलार का बड़े घोटाले का आरोप। कहा, प्रोजेक्ट में करीब 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। घोटाले की एसआईटी से जांच कराने की मांग भी की। जावेद अख्तर की आरएसएस की तुलना तालिबान से करने पर शिवसेना ने सवाल उठाए। शिवसेना ने सामना के संपादकीय में आरएसएस का समर्थन किया। राष्ट्र निर्माता संगठन बताया। जावेद अख्तर के बयान को कांग्रेस नेता तारिक अनवर का समर्थन, लेकिन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने निशाना साधा। कहा, देश का डीएनए सहिष्णुता, संस्कार, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का है, किसी को इस पर सवाल उठाने का हक नहीं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से ईडी ने संपत्ति से लेकर बैंक खातों तक पर पूछे सवाल। करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद अभिषेक बनर्जी बोले, हर सवाल का जवाब दिया। ईडी, सीबीआई या आईटी जो चाहे लगा लो, सामना करने को तैयार। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी सीआईडी के सामने पेश नहीं हुए। सुरक्षाकर्मी की मौत के मामले में सीआईडी ने भेजा था नोटिस। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के खिलाफ लखनऊ में भी एफआईआर दर्ज। बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष अभिजात मिश्रा ने केस किया। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को जेल से कोर्ट ले जाते समय विशेष सुरक्षा देने की मांग करने वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने को कहा गया। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाली अर्जी पर मथुरा कोर्ट में सुनवाई टली। अब 20 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ लुधियाना की अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। विक्रम मजीठिया के मानहानि केस में 17 सितंबर तक कोर्ट में पेश होना होगा। मुरादाबाद में लोक कलाकारों का संगीतमय प्रदर्शन। नाइट कर्फ्यू में जागरण और भक्ति वाले कार्यक्रम को मंजूरी देने की मांग। कलाकारों ने डीएम को ज्ञापन दिया। चलिए आपको कोरोना से जुड़ा और भी अपडेट दे देते हैं। केरल हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश। कहा, कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन के अंदर लगवाने की इच्छा रखने वालों को मिले मंजूरी। अभी सरकार ने दोनों डोज में 84 दिन का अंतर रखा है। दिल्ली में घर घर वैक्सीन पहुंचाने की शुरुआत। केजरीवाल सरकार ने वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स अभियान लॉन्च किया। जिनके पास मोबाइल फोन या ऑनलाइन वैक्सीन स्लॉट बुक करने की सुविधा नहीं है, उन लोगों पर ज्यादा जोर। गणेश उत्सव से पहले मुंबई के बाजारों में भारी भीड़। दादर में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते दिखे लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से वायरल फीवर का कहर। एक दिन में 45 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में भर्ती। पीकू वार्ड के बेड फुल। कई बेड पर 2 बच्चों को रखने की मजबूरी।
मौसम में बदलाव की वजह से यूपी के प्रयागराज में बड़ी संख्या में बच्चे बीमार, कई वायरल फीवर की चपेट में तो कई बच्चों में उल्टी दस्त की शिकायत। सरकारी अस्पतालों के सारे इंतजाम फेल। फिरोजाबाद में डेंगू बुखार को भगाने के लिए हवन पूजन, दवा के साथ साथ सुदामा नगर में लोगों ने पथवारी मां को मनाने के लिए हवन किया। बारिश की वजह से काफी दिक्कतें लोगों को आ रही है। आइए अपडेट्स देते हैं फटाफट अंदाज में। हिमाचल में शिमला से किन्नौर जाने वाला नेशनल हाईवे जूरी में लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया है। किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सत्संग से लौटते भक्त फंत नाले में फंसे। ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर रस्सी के सहारे बचाई लोगों की जान। बिहार के कटिहार जिले में बाढ़ के बीच शिक्षक ने नाव पर शुरू की क्लासेस। पहली से 10वीं तक के छात्र छात्राओं को नाव पर ही पढ़ाई करवाई है। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बिहार पहुंची केंद्रीय टीम। सीएम नीतीश कुमार बोले, देर से आई केंद्रीय टीम, हमने बहुत पहले किया था अनुरोध। महाराष्ट्र के पुणे में 14 साल की नाबालिग से सामूहिक बलात्कार का मामला आया सामने। बच्चे के बयान के आधार पर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। एनजीओ की जाल में फंसकर हजारों सैनिकों ने गंवाए लाखों रुपए। ठगी करने वालों के खिलाफ दिल्ली में 11 एफआईआर दर्ज। पीड़ित सैनिकों ने ईओडब्ल्यू, ईडी या फिर किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच सौंपने की मांग की है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर में जन्माष्टमी पर करीब 4.5 करोड़ रुपए का चढ़ावा। एक भक्त ने 1 किलो सोने का बिस्किट भी चढ़ाया। ओवल के मैदान पर 50 साल बाद टीम इंडिया की शानदार जीत। भारत ने इंग्लैंड को 157 रन से हराया। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे। पीएम मोदी और सीएम योगी ने बधाई दी। पीएम मोदी 9 सितंबर को अपने आवास पर पैरालंपिक दल की मेजबानी करेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 8 सितंबर को खिलाड़ियों का स्वागत करेंगे। भारतीय पैरालंपिक पदक विजेताओं का देश लौटने पर जोरदार स्वागत। बैडमिंटन में सिल्वर मेडल विजेता सुहास एलवाई ने कहा, ये मेडल देश के हर व्यक्ति का है। एमपी में पन्ना के जनवार गांव से निकलते हैं स्केटिंग चैंपियन। 2015 में घूमने आई जर्मनी की एक महिला ने बनवाया था स्केट पार्क। अफगानिस्तान पर तालिबान काबिज क्या हुआ, सब अपना उल्लू सीधा करने में जुटे हैं। अब बड़ी खबर आपको दे देते हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान को भी सीपैक में शामिल करने की इच्छा जताई है। सीपीईसी मतलब चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तालिबान चाहता है कि चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर ले। दरअसल तालिबान अभी समझ नहीं पा रहा है कि चीन की चाल होती है, वो छोटे देशों को कर्ज देकर उनका खून चूस लेता है। पाकिस्तान को भी चीन ने सीपैक का ही लालच देकर अपने कब्जे में किया हुआ है और अब अफगानिस्तान भी उसी चाल में फंसता नजर आ रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता देकर केरल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें अब लोग 12 हफ्तों के बदले 4 हफ्ते पर ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। ऐसे लोग जो कोविशील्ड की दूसरी डोज जल्दी लेना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। केरल हाईकोर्ट ने कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में एक बड़ा निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने सोमवार को टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करते हुए कहा कि जो लोग कोविशील्ड टीके की पहली डोज के बाद दूसरी डोज जल्दी लेना चाहते हैं, उनके लिए 4 हफ्ते बाद कोविन पोर्टल पर दूसरी खुराक का समय लेने की इजाजत दी जाए। अदालत ने कहा कि विदेश जाने वालों को 2 खुराकों के बीच मौजूदा 84 दिनों के अंतर में छूट दी गई है। ऐसे में जब टीके पहले ही कंपनियों ने खरीद लिए हैं, तो कोविशील्ड की दूसरी डोज देने में देरी करना सही नहीं है। इसलिए केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को विन पोर्टल में तुरंत जरूरी बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक कोविशील्ड की पहली खुराक लेने के बाद दूसरी डोज 84 दिनों का इंतजार करना पड़ता है। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ प्राइवेट कंपनी काइटेक्स गारमेंट्स ने पिछले महीने याचिका दायर की, जिसमें बताया गया कि उन्होंने अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली वैक्सीन की खुराक खरीद ली है। ऐसे में अगर टीके लगाए जाने में देरी की जाती है, तो खरीदी गई वैक्सीन खराब हो सकती है। काइटेक्स समूह की याचिका पर सुनवाई के दौरान ही केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को खारिज कर 12 हफ्तों की इस बंदिश को हटाने के निर्देश दिए हैं। देखना है कि केंद्र सरकार का इस पर क्या रुख होगा।
देखिए, अच्छी खबर यह है कि हमने वैक्सीनेशन में एक दिन में कल के दिन 1 करोड़ का आंकड़ा फिर से क्रॉस कर लिया है। यह खुशी की बात इसलिए है क्योंकि वैक्सीनेशन 1 करोड़ के पार तभी लगेगी नैया पार। अलग अलग आपको दिन के हिसाब से हम बता देते हैं कि आखिर कितने लोगों को वैक्सीन किस किस दिन 1 करोड़ के पार लगी है, क्या आंकड़ा रहा है। हालांकि कल को मिला दिया जाए तो पिछले 11 दिन में ये तीसरा मौका है जब हमने वैक्सीनेशन में 1 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। देखते हैं ये काम हमने कब कब हासिल किए हैं। 27 अगस्त की बात करें तो 27 अगस्त को भी 1 करोड़ के पार यह आंकड़ा हो गया था। 1 करोड़ 9 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। 29 अगस्त की बात करें तो आंकड़ा एकदम से फिसला और 33 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। हालांकि 31 अगस्त की बात करें तो एक बार फिर से मुकाम हासिल करते हुए 1 करोड़ का आंकड़ा पार किया गया और 1 करोड़ 41 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया। अब बात कर लेते हैं 2 सितंबर की। आंकड़ा गिरा 1 करोड़ से कम, यानी कि 78,55,000 लोगों को वैक्सीन लगी। 4 सितंबर की बात करें तो और आंकड़ा गिरा, यानी कि 75,26,000 लोगों ने वैक्सीनेटेड अपने आप को कराया। लेकिन 6 सितंबर को एक बार फिर यह आंकड़ा 1 करोड़ के पार हुआ। 1 करोड़ 13 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। तो इस कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई भी दी है। बधाई तो है सभी के लिए, लेकिन अभी हमें वैक्सीनेशन में बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। आपको बता दें कि पहला डोज और दूसरे डोज का अभी तक का फीसद क्या है। पहले डोज की अगर हम बात करें तो 39.5% ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहला डोज अब तक लगवा लिया है। लंबा सफर अभी तय करना बाकी है और दोनों डोजेस लगवा चुके लोग अभी मात्र 12.1% हैं। यानी कि एक लंबा सफर है जब पूर्ण रूप से वैक्सीनेटेड हमारा देश हो जाएगा। हमें जरूरत है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार हर रोज 1 करोड़ के पार रहे, तभी नैया पार लगेगी। आप भी वैक्सीनेशन कराएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी पर कब्जे को लेकर तालिबान और नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। जहां तालिबान कल ही पंजशीर पर कब्जे का दावा कर चुका है, वहीं पंजशीर के डिप्टी गवर्नर ने कहा है कि पंजशीर में जबरदस्त लड़ाई जारी है। बड़ी तादाद में तालिबान लड़ाके मारे गए हैं। एनआरएफ के नेता अहमद मसूद ने फेसबुक पर एक ऑडियो जारी किया। कहा, हमारे लड़ाके पंजशीर के हर कोने में मौजूद है, लड़ाई जारी रहेगी। लोगों को तालिबान और उसके पाकिस्तानी मददगारों के खिलाफ सामने आना चाहिए। तालिबान के साथ मिलकर पंजशीर पर हमला बोलने पर पाकिस्तान के खिलाफ फूटा अफगानी आवाम का गुस्सा। काबुल गजनी में हुए पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। अफगानी महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। काबुल में पाकिस्तानी दूतावास के सामने भी प्रदर्शन। एनआरएफ के लीडर अहमद मसूद ने कहा, पंजशीर में अब भी लड़ाई जारी है। तालिबान की मदद कर रहा है पाकिस्तान। कई इलाकों में बमबारी जारी। ईरान ने पंजशीर की लड़ाई में पाकिस्तान की भूमिका की जांच की मांग की है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा, तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानने के वादे का ख्याल नहीं रखा। अफगानिस्तान को लेकर दिल्ली में पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में पंजशीर में पाकिस्तान की मौजूदगी, पाक खुफिया एजेंसी और सेना की सक्रियता पर चर्चा हुई। आतंकी संगठनों से आंतरिक खतरे पर भी चर्चा। अफगानिस्तान में बदले हालात के बीच 9 सितंबर को 13वां ब्रिक्स सम्मेलन। पीएम मोदी वर्चुअली अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति शामिल होंगे। चीन से रिश्ते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, चीन ने बेवजह एलएसी पर सेना लगाकर तनाव बढ़ाया। इससे दोनों देशों के रिश्ते अलग दिशा में। रिश्तों को सुधारने की चुनौती काफी अहम। तो अब देख लेते हैं देश की खबरें। पहले कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी की खबरें दिखा दें। केरल हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश। कहा, कोविशील्ड कोवैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन के अंदर लगवाने की इच्छा रखने वालों को भी मिले मंजूरी। अभी सरकार ने दोनों डोज में 84 दिन का अंतर रखा है। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे पहले शिक्षक पर्व कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ करेंगे। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ईडी से संपत्ति को लेकर बैंक खातों पर पूछे सवाल। करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद अभिषेक बनर्जी बोले, हर सवाल का जवाब दिया।
ईडी, सीबीआई, आईटी जो चाहे लगा लो, सामना करने को तैयार। पीएम मोदी 9 सितंबर को अपने आवास पर पैरालंपिक दल की मेजबानी करेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 8 सितंबर को खिलाड़ियों का स्वागत करेंगे। भारतीय पैरालंपिक पदक विजेताओं का देश लौटने पर जोरदार स्वागत। बैडमिंटन में सिल्वर मेडल विजेता सुहास एलवाई ने कहा, यह मेडल देश के हर व्यक्ति का है। ओवल के मैदान पर 50 साल बाद टीम इंडिया की शानदार जीत। भारत ने इंग्लैंड को 157 रन से हराया। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे। पीएम मोदी और सीएम योगी ने दी बधाई। और अब देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश चलते हैं, जहां आज सियासी सुपर मंगलवार है। लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन को आज बीएसपी प्रमुख मायावती संबोधित करेंगी। सम्मान, सुरक्षा और तरक्की सम्मेलन का मुख्य मुद्दा। ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए बीएसपी ने यूपी के हर जिले में किए हैं प्रबुद्ध सम्मेलन। हाथरस में प्रबुद्ध सम्मेलन से बीजेपी का बड़ा दावा। कहा 2022 में भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बनेगी बीजेपी की सरकार। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आज से 3 दिन का यूपी दौरा। ओवैसी अयोध्या के रुदौली से दौरे की शुरुआत करेंगे। ओवैसी के अयोध्या को फैजाबाद कहने से नाराज मुस्लिम समाज। कहा, हम सरकार की बात मानने वाले लोग हैं। ओवैसी कोई मुस्लिम समाज के ठेकेदार नहीं है, वो हमेशा हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने ओवैसी पर साधा निशाना। बोले, ओवैसी हो या बीजेपी, दोनों ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं। अब लोग समझ गए हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भदोही के विधायक विजय मिश्रा और एमएलसी कमलेश पाठक से आगरा सेंट्रल जेल में मुलाकात की। बोले, ब्राह्मण विधायक जेल में बंद हैं और कई पार्टियां ब्राह्मणों की हित की बात करती हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सीएए एनआरसी की एंट्री। कांग्रेस का ऐलान, सरकार बनी तो सीएए एनआरसी विरोधी प्रदर्शन में दर्ज केस वापस होंगे, मुआवजा भी दिया जाएगा। कांग्रेस ने प्रयागराज शहर की उत्तरी सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह लड़ेंगे चुनाव। यूपी चुनाव के लिए हर स्तर पर जोर लगाने में जुटी है बीजेपी। महिला मोर्चा ने कमल क्लब और कपल मैराथन जैसे नए प्रयोग की रणनीति बनाई है। कपल मैराथन में महिलाओं और उनके पतियों को आमंत्रित किया जाएगा। यूपी की ही कुछ और खबरें भी देख लेते हैं। चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपने प्रबुद्ध सम्मेलन में विरोधियों पर हमला बोला है। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, पहले यूपी में बेटियां सुरक्षित स्कूल नहीं जा सकती थी, आज महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं, अब माफियाओं का राज नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का आगरा जाने के दौरान फतेहाबाद टोल पर जोरदार स्वागत। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे आगरा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मुजफ्फरनगर के किसान महापंचायत में लगे हिंदू मुस्लिम एकता के नारों की तारीफ की। बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। बीएसपी विधायक सुषमा पटेल ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। सुषमा पटेल की बीएसपी छोड़ने की अटकलें तेज। यूपी में कासगंज का नाम कल्याण सिंह के नाम कर कल्याण नगर करने का प्रस्ताव पारित। जिला पंचायत ने नाम बदलने का प्रस्ताव योगी सरकार को भेजा। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को जेल से कोर्ट ले जाते समय विशेष सुरक्षा देने की मांग वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करने को कहा गया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाली अर्जी पर मथुरा कोर्ट में सुनवाई टली। अब 20 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। मौसम में बदलाव की वजह से यूपी के प्रयागराज में भी बड़ी संख्या में बच्चे बीमार। कई वायरल फीवर की चपेट में तो कई बच्चों में उल्टी दस्त की शिकायत। सरकारी अस्पताल के सारे इंतजाम फेल। फिरोजाबाद में डेंगू बुखार को भगाने के लिए हवन पूजन। दवा के साथ साथ सुदामा नगर में लोगों ने पथवारी मां को मनाने के लिए हवन किया। चलिए अब और बिहार और बंगाल की खबरों का रुख कर लेते हैं। शुरुआत बिहार की, जहां बाढ़ के बाद अब डेंगू परेशान कर रहा है।
बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से वायरल फीवर का कहर है। एक दिन में 45 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। आईसीयू वार्ड के बेड फुल हैं। कई बेड पर 2 बच्चों को रखने की मजबूरी है। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने बिहार पहुंची केंद्रीय टीम। सीएम नीतीश कुमार बोले, देर से आई केंद्रीय टीम, हमने बहुत पहले किया था अनुरोध। बिहार के कटिहार जिले के बाढ़ के बीच शिक्षक ने नाव पर शुरू की क्लासेस। 1ली से 10वीं तक की छात्र छात्राएं नाव पर ही कर रहे हैं पढ़ाई। जेईई परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई का पटना में विरोध प्रदर्शन। चीफ जस्टिस की देखरेख में जांच की रखी मांग। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी सीआईडी के सामने पेश नहीं हुए। सुरक्षाकर्मी की मौत के मामले में सीआईडी ने भेजा था सम्मान। और आइए अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। तीजापुरा त्योहार पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रायपुर में सीएम हाउस में थिरकते हुए नजर आए तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बिल्कुल साथ बैठे हुए थे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह पर कांग्रेस नेता कमलनाथ का निशाना। कहा, आपको एक्टिंग अच्छी आती है, आप मुंबई जाकर सलमान खान बन जाओ। अब देश की राजधानी दिल्ली और हरियाणा की अहम खबरों से आपको रूबरू करवा देते हैं। हरियाणा में आज किसानों की महापंचायत को लेकर हंगामे के आसार हैं। हरियाणा के करनाल में किसान पंचायत 8 सरकार का करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद करने का आदेश। आज रात 12 बजे तक लगी हुई है रोक। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के समर्थकों का प्रदर्शन। सीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग की। लंबे समय के बाद संगरूर में मीडिया से मुखातिब हुए भगवंत मान बोले, पंजाब में सीएम का चेहरा मैं नहीं मांग रहा हूं, ये तो लोगों की मांग है, ये लोगों का हक है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ लुधियाना की अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। विक्रम मजीठिया की मानहानि केस में 17 सितंबर तक कोर्ट में पेश होना होगा। दिल्ली में घर घर वैक्सीन पहुंचाने की शुरुआत। केजरीवाल सरकार ने वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की। जिनके पास मोबाइल फोन या ऑनलाइन वैक्सीन स्लॉट बुक करने की सुविधा नहीं, उन लोगों पर ज्यादा जोर है। चलिए खबरें महाराष्ट्र की, जहां सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के ड्रीम कोस्टल रोड प्रोजेक्ट में बीजेपी नेता आशीष शेलार का बड़े घोटाले का आरोप। कहा, प्रोजेक्ट में करीब 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। घोटाले की एसआईटी से जांच कराने की मांग की। महाराष्ट्र के पुणे में 14 साल की नाबालिग से सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया। बच्ची के बयान के आधार पर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। गणेश उत्सव से पहले मुंबई के बाजारों में भारी भीड़। दादर में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते दिखे लोग। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की शिकायत पर आईटी मंत्रालय ने कार्रवाई की है। बता दें कि मंत्रालय ने वेबसाइट के अलावा एक एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया है। दरअसल प्रियंका चतुर्वेदी ने कुछ वेबसाइट के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी और शिकायत की थी कि इन पर महिला विरोधी और आपत्तिजनक पोस्ट कंटेंट डाले जाते हैं। सुल्ली डील्स नाम की एक एप्लीकेशन पर महिलाओं की बिक्री को लेकर आपत्तिजनक तस्वीरें भी डाली गई थी। प्रियंका चतुर्वेदी की शिकायत पर आईटी मंत्री के सूत्रों डाली गई थी। प्रियंका चतुर्वेदी की शिकायत पर आईटी मंत्री के सूत्रों ने जानकारी दी है कि शिकायत अगस्त में मिली है, लेकिन कार्रवाई जुलाई में कर दी गई थी। अफगानिस्तान की हम बात करें तो वहां पर पल पल हालात बदल रहे और भारत लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। देर शाम भी पीएम मोदी की अगुवाई में सरकार ने अफगानिस्तान पर मंथन किया। अफगानिस्तान में हर पल बदलती सियासत और जलते अफगानिस्तान में हाथ सेकता पाकिस्तान। तालिबान के कंधे पर बंदूक रखकर खूनी खेल खेल रहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बदली राजनीति को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर करीब 2 घंटे लंबी मीटिंग चली, जिसमें पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए चीफ अजीत डोभाल और सीडीएस बिपिन रावत शामिल हुए।
सूत्रों के मुताबिक बैठक में पाकिस्तान के हालात को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक सरकार तालिबान और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों के बीच गठजोड़ से देश को होने वाले खतरे को लेकर भी सतर्क है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत में घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तानी आतंकी आधुनिक हथियारों के साथ पीओके पहुंच रहे हैं। पीएम की हाई लेवल मीटिंग में इस खतरे को लेकर चर्चा की गई है। दूसरी तरफ एबीपी न्यूज से बात करते हुए तालिबानी प्रवक्ता जबीरुल्लाह ने दावा किया कि अफगानिस्तान में जल्द नई सरकार का ऐलान हो जाएगा। मुजाहिदीन इमारत इस्लामी पंजशीर प्रोविंस पर मुकम्मल तौर पर कब्जा किया और पंजशीर में आम लोगों को सहूलियात का प्रोग्राम जारी हुआ। आइंदा हुकूमत के ऐलान करीबन ऐलान होता है। पंजशीर में पाकिस्तानी वायुसेना का हमला हो या फिर पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ फैज हमीद का काबुल दौरा, पाकिस्तान के इरादे साफ जाहिर है कि वो तालिबान के सहारे आतंकवाद की फसल को सत्ता तक पहुंचाने में जुटा है। और इस बीच बड़ी खबर ये है कि आईएसआई चीफ फैज हमीद ने तालिबानी नेता मुल्ला बरादर से मुलाकात भी की है, जिसकी पुष्टि खुद तालिबानी प्रवक्ता ने की है। काबुल दौरे पर आईएसआई चीफ की मुल्ला बरादर से मुलाकात हुई है। हमारी तरफ से पाकिस्तान को भरोसा दिया गया है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का हद से ज्यादा इंटरनेट लेना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान इस पूरे खेल में शामिल है। इसलिए भी भारत के लिए अहम हो जाता है कि हालात पे नजर बनाए रखें। फिलहाल अफगानिस्तान में फंसे लोगों को सुरक्षित लाना और अफगानिस्तान में चल रही 23,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सुरक्षा भारत की पहली प्राथमिकता है। एक बार फिर से आज से चुनाव से पहले यूपी में एआईएमआईएम की एंट्री होने वाली है, क्योंकि आज एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के 3 दिन के यूपी दौरे की शुरुआत हो रही है। ओवैसी अयोध्या के रुदौली से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। ओवैसी के यूपी के दौरे से सियासी पारा हाई हो गया। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ एक सांसद हैं। दक्षिण के हैदराबाद लोकसभा सीट से आते हैं, लेकिन यूपी में उनकी एंट्री पार्टियों के सारे गुड़ाभाग को नए सिरे से गिनने के लिए मजबूर कर रही है। ओवैसी अपने यूपी दौरे की शुरुआत अयोध्या के मुस्लिम बहुल इलाके रुदौली से कर रहे हैं। मतलब साफ है, वोटों के ध्रुवीकरण कर ओवैसी यूपी की राजनीति की दिशा को नया रास्ता देना चाहते हैं। ओवैसी सुर्खियां बटोरने में माहिर हैं और इसलिए उन्होंने इतिहास में दफन हो चुके फैजाबाद का नाम फिर से जिंदा कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं रुदौली में। तो अभी तो शुरुआत है, बहुत जगह जाएंगे यूपी में। हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स को विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भिजाना है और योगी हुकूमत को हराना है। ओवैसी अयोध्या पहुंचकर यूपी में अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उनके स्वागत में लगाए गए पोस्टर में भी अयोध्या के बजाय फैजाबाद ही लिखा गया है, जिसको लेकर संत समाज खासे नाराज है। ओवैसी जी, आप इतने पढ़े लिखे हैं, वकील भी हैं, और यह संसद भवन जो देश का मंदिर है, उस मंदिर के सदस्य हैं। उसके बाद आपकी भाषा देखिए, आपने क्या कहा। आखिर आपको इतना चिढ़ अयोध्या से क्यों है? आप फैजाबाद क्यों कर रहे हो भाई? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद नाम को हटा करके अयोध्या कर दिया है, तो इसके बाद में फैजाबाद लिखना यह माननीय मुख्यमंत्री जी। हालांकि जिंदगी भर बाबरी मस्जिद के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाला अंसारी परिवार अयोध्या के लिए ओवैसी के इस नफरती रवैये से सहमत नहीं है। ओवैसी साहब को जो है अयोध्या पसंद नहीं आई, इसलिए उनको जो है फैजाबाद लिख दिया गया। हम तो जानते हैं कि अयोध्या ऐसा नाम, पूरी दुनिया के लोग अयोध्या के नाम से अयोध्या को जानते हैं। अयोध्या धर्म की नगरी है, तो उन्होंने पहला काम तो यही गलत कर दिया कि जो फैजाबाद रख दिया। आम अयोध्यावासी भी ओवैसी की बात से सहमत नहीं। एबीपी न्यूज ने आम अयोध्या के मुस्लिम समाज से बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ये जो है समाज के अंदर दूरी पैदा करने का काम कर रहे हैं, और दूसरी बात, इनके जो भाषण, इनकी जो स्पीचें हैं, वो एकदम हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड रूल वाला मामला इनका रहता है। मुस्लिम समाज तो जो अयोध्या हो गया तो अयोध्या हो गया। हम सरकार के मानने वाले, सरकार की बात को मानेंगे,
सरकार जो भी अगर अयोध्या रख दिया तो अयोध्या है, और कोई ओवैसी की बात को जो है सब मुस्लिम समाज तो कोई सौगे मुस्लिम समाज के ठेकेदार तो ओवैसी साहब है नहीं। ओवैसी साहब कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान जो है, जो सच्चा मुसलमान है, जो हिंदुस्तानी है, वो समझ चुका है कि ये सब अब राजनीति चलने वाली नहीं है। राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले को ओवैसी लगभग हर मंच से गलत बता चुके हैं। जाहिर है अयोध्या जाकर वो यूपी के मुसलमानों को यही संदेश देने की फिर कोशिश करेंगे। 2022 के यूपी चुनाव का सेंटर पॉइंट बन गया है अयोध्या। बीजेपी हो या कोई भी और पार्टी, अयोध्या पर ही सबकी नजर है। ओवैसी अपने 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन अयोध्या, दूसरे दिन सुल्तानपुर और तीसरे दिन बाराबंकी में वंचित शोषित समाज सम्मेलन कर रहे हैं। ओवैसी चुनाव के बाद क्या करेंगे, इसको लेकर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस की बेचैनी बढ़ जाती है। लेकिन बीजेपी कैंप में उम्मीदों के कमल खिलने लगे हैं, क्योंकि ओवैसी का मजबूत होना मुस्लिम वोटों के बंटवारे को बढ़ाएगा और इसका पहली नजर में फायदा बीजेपी को ही दिखता है। दरअसल लोकतंत्र में चुनाव है, सबको आने जाने की छूट है, लेकिन प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि चुनाव के कारण जो राजनीतिक दल अपनी गतिविधियां बढ़ाते हैं, ये बरसात के विभिन्न जो जंतु हैं उनकी तरह माना जाता है। जनता बहुत पास से सबको देखती है। बिहार में ओवैसी कामयाब हुए थे और बंगाल में नाकामयाब। ओवैसी की देश के मुस्लिमों में कितनी पैठ है, इसका फैसला भी अब देश के सबसे बड़े सूबे यूपी को ही तय करना है। तो विकास प्रतिमा, हर पार्टी उत्तर प्रदेश में तैयारियों में जुट गई है, कमर कस ली है। एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो भी अब पहुंच रहे हैं अयोध्या, सबसे पहले जा रहे हैं। आइए इनकी तैयारियों का जायजा ले लेते हैं, देख लेते हैं कि तैयारियों पर आखिर क्या अपडेट है। अपडेट देने के लिए हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या तैयारियां हैं वहां पर? मिशन उत्तर प्रदेश के लिए जुटे हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी। बिल्कुल, अयोध्या जिसको फैजाबाद लिख करके बता रहे हैं, वो 2018 में ही नाम बदल चुका है, अयोध्या मंडल कर दिया गया था। पहले फैजाबाद मंडल के नाम से जाना जाता था। और आज चूँकि अयोध्या में 5 विधानसभा की सीटें हैं और रुदौली जो विधानसभा सीट है वो मुस्लिम बहुल सीट है। यहाँ से उन्होंने शेर अफगन को प्रत्याशी बनाया है एआईएमआईएम का, और उसी के लिए जनसभा को संबोधित करने आज ओवैसी फैजाबाद पहुँचेंगे। तैयारियाँ मुकम्मल हैं। जो समर्थक हैं, जो शेर अफगन के समर्थक हैं, एआईएमआईएम के समर्थक हैं, वो सारे के सारे आज जुटेंगे और बड़ी संख्या में आयोजन किया जाएगा। उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 12 बजे का वक्त दिया गया है, जिसमें वो अनाउंस करेंगे कि 3 दिनी जो उनका दौरा है, जिनमें पहले दिन वो फैजाबाद आ रहे हैं, दूसरे दिन सुल्तानपुर और तीसरे दिन बाराबंकी, वहाँ किस तरह से क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे, इसकी जानकारी देने के बाद ओवैसी रवाना होंगे रुदौली के लिए। और उनके आने पर विरोध भी एक धड़ा कर रहा है। जो हिंदू साधु संत हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब मंडल का नाम फैजाबाद से बदल करके अयोध्या कर दिया गया, तो आखिरकार वो फैजाबाद क्यों इसको लिख रहे हैं, तो इसको लेकर के आपत्ति है। बहिष्कार करने की बात कही गई और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर ये गलती नहीं सुधारी जाती है तो साधु संत जो है इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं होने देंगे। तो कुल मिला के प्रतिमा विरोधाभास है दोनों में। वैसी फैजाबाद में दौरा करने पे अड़े हुए हैं और साधु संत इसको लेकर के नाराजगी जता रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजय, इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अगले साल की शुरुआत में यूपी में चुनाव है। हर पार्टी इस वक्त जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिशों में जुटी है, सम्मेलन कर रही है। आज लखनऊ में बीएसपी का बड़ा कार्यक्रम है। पार्टी सुप्रीमो मायावती आज प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेगी। कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, सर्व समाज के सम्मान में। इस वक्त यूपी में सम्मेलनों की बाढ़ आई है और आज यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने वाली हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में पिछड़ रही मायावती आज अपनी ताकत को पुनर्जीवित करने के मकसद से लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम करने वाली हैं। लखनऊ में आज बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन का समापन होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज दोपहर 12 बजे प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगी। सम्मान, सुरक्षा और तरक्की को सम्मेलन का मुद्दा बनाया गया है। बीएसपी को अगर चुनाव में फतेह हासिल करनी है, बीजेपी, एसपी, कांग्रेस और ओवैसी की चुनौतियों से पार पाना है, तो हर हाल में मायावती का नाम, काम, चेहरे की याद
समर्थकों तक पहुंचानी होगी। बीएसपी की निगाहें सूबे के मजबूत ब्राह्मण वोट बैंक पर है। 22 जुलाई से शुरू हुए बीएसपी के इस कार्यक्रम की कमान पार्टी महासचिव और मायावती के करीबी सतीश मिश्र ने संभाली। पार्टी के ब्राह्मण चेहरे सतीश मिश्र ने तमाम जिलों में एक ही बात कही कि योगी सरकार में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं, सरकार ब्राह्मण विरोधी है। कानपुर का जब किस्सा हुआ 1 साल पहले, लगभग 1 महीने पहले, तो उसके बाद कितने ब्राह्मण समाज के लोगों को मार दिया गया, लाइन से गोलियों से मारा गया, उनकी हत्याएं कर दी गई। एनकाउंटर करना हत्या होती है। कानपुर के इर्द गिर्द जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग मजबूत किस्म के थे, उन्होंने कहा, लखनऊ से बैठ करके आदेश हुआ, इन सबके नाम उसमें जोड़ दो अज्ञात करके, ये सब भी शामिल थे। मुंह में राम बगल में छुरी, इसीलिए ब्राह्मणों पे आजकल हमलावर हैं और पिछले 4.5 साल से हमलावर हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को जानते हैं कि ये जो है, ये अगर अपनी बात कहने लगे और खुल के बाहर आ गए तो इनकी सरकार तो बचने वाली नहीं है। इसलिए इनको इतना डरा धमका दो कि अपने घर में दुबक के बैठ जाएं। दरअसल बीएसपी की नजर ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम की तिकड़ी के गठजोड़ पर है, जिसने उसे 2007 में सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था। वैसे यूपी की हर राजनीतिक पार्टी एक तरीके से ब्राह्मणों को रिझाने में लगी है। ये तरीका है प्रबुद्ध सम्मेलन का। शुरुआत बीएसपी ने की और उसके बाद समाजवादी पार्टी और बीजेपी भी इसी रास्ते पर चल चुके हैं। यूपी में 10% ब्राह्मण वोटों के लिए हर पार्टी अपना पूरा दम लगा रही है। यूपी में राजनीति को करीब से समझने वाले जानते हैं कि 10% ब्राह्मण भारी पड़ सकते हैं। वो माहौल बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। यही वजह है कि उनकी नाराजगी कोई मोल नहीं लेना चाहता। उत्तर प्रदेश में जो प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं उसके पीछे ब्राह्मणों को रिझाने की कवायद है और ये 10% वोट बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। लखनऊ से हमारे साथ पंकज झा जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। पंकज, बड़ा सवाल यही है कि इन प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए किस पार्टी की तरफ ज़्यादा आकर्षण महसूस कर रहे हैं ब्राह्मण? देखिए, ये कहना मुश्किल है। ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है कि बड़े मुखर होते हैं, लेकिन इस बार वो चुप्पा जो कहते हैं ना, साइलेंट वोटर, उस तरीके का रोल अदा कर रहे हैं। मैं जहां खड़ा हूं ना, ये बीएसपी का ऑफिस है और थोड़ी देर बाद यहीं मायावती जो है ब्राह्मण सम्मेलन का जो आखिरी है आज वो करेंगे। कार्यकर्ता वगैरह सब लोग पीछे जुटने लगे हैं। और मुझे याद आ रहा है विकास में 2007 में जब वो सोशल इंजीनियरिंग जिसकी बहुत चर्चा होती है ना, ब्राह्मण और दलित की बात की जा रही है, तब भी यहाँ लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी जिसमें वो नारे गूंजा करते थे कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। ये तो ब्राह्मण सम्मेलन की बात। आप ब्राह्मणों की वोट की हैसियत देखिए कि आज सभी पार्टियां उनको अपना बनाने में जुटी हुई है। लेकिन एक बड़ी खबर मैं विकास आपको आज ये भी बता रहा हूँ, वो ओवैसी के कैंप से है कि आज जो दोपहर 12 बजे असदुद्दीन ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 3 दिनों की अपनी चुनावी यात्रा से पहले, उसमें जो बाहुबली नेता हैं अतीक अहमद जो जेल में बंद हैं, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन, वो AIMM में उन्हें शामिल करा रहे हैं आज असदुद्दीन ओवैसी। तो ये एक बड़ी जानकारी है। जी पंकज, और इस वक्त जानकारी दे रहे हैं पंकज, एक बड़ी खबर है। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को शामिल करेंगे पार्टी में। और ये देखिए एक बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि इस तरह से पूर्वांचल की राजनीति में भी AIMIM बड़े नेता को अपनी तरफ खींचने में सफल होंगे। और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन AIMIM में शामिल होंगी। असदुद्दीन ओवैसी आज दोपहर में 12 बजे लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का ऐलान होगा। पंकज झा ग्राउंड जीरो लखनऊ से बने हुए हैं, उन्होंने इस बात की अहम जानकारी दी है। हालांकि उनकी नज़र आज होने वाले बीएसपी के उस प्रबुद्ध सम्मेलन के समापन समारोह पर भी है, जो अब से कुछ देर में होगा। करनाल की बात करेंगे, जहां आज किसानों की महापंचायत है और इसको लेकर किसान नेताओं और प्रशासन ने अपनी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली। यूपी के मुजफ्फरनगर के बाद अब हरियाणा के करनाल से किसान संगठन आज हुंकार भरने की तैयारी कर रहे हैं। करनाल के किसान मंडी में आज किसानों ने सुबह 10 बजे महापंचायत बुलाई है। किसानों की योजना है कि पंचायत के बाद
मिनी सचिवालय का घेराव करेंगे। आज की महापंचायत 28 अगस्त को करनाल में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बुलाई गई है। पुलिस लाठीचार्ज के दौरान उस दिन कई किसानों के सिर फूट गए थे। किसान नेताओं की मांग है कि सिर फोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम को बर्खास्त करें, साथ ही पुलिस कर्मियों पर भी एक्शन लिया जाए। इसके अलावा किसान लाठीचार्ज में हुए अपने साथियों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों की आज की महापंचायत को देखते हुए हरियाणा सरकार ने करनाल और उसके 4 पड़ोसी जिलों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं। 6 सितंबर की रात 12 बजे से 7 सितंबर की रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। प्रशासन ने करनाल सीमा के पास से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा न करने की सलाह दी है। महापंचायत के मद्देनजर करनाल जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। लोगों को परेशानी से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने चंडीगढ़ नई दिल्ली नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक डाइवर्ट करने का फैसला किया है। करनाल महापंचायत को लेकर किसान नेताओं और प्रशासन के बीच बातचीत भी बेनतीजा हो चुकी है। प्रशासन की पूरी तैयारी है, जिसमें हमारी पुलिस है, बाहर जिलों की भी पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स भी है। इनकी जो कॉल है, इनका जो मांग है कि ये हाईवे जाम करेंगे या सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे, वो प्रशासन किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने पंचायत की बात की है कि हम पंचायत करेंगे और उसके बाद हमारा सेक्रेटरीट का घेराव का प्रोग्राम है। ये धारा 144 होती है ना, ये एक तरह से सरकार की गुंडागर्दी होती है और शासन कुछ भी नहीं मान रहा है, कुछ भी नहीं मान रहा है और प्रशासन अपने अधिकारियों का बचाव कर रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी किसान नेताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। अपने अपनी बात कहने और प्रदर्शन करने का अधिकार है। किसान भाई भी कल कर रहे हैं तो करें, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके। एक और किसान अपनी महापंचायत को लेकर पूरी तैयारी कर चुके हैं, तो दूसरी ओर प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। ऐसे में आज हंगामा होने की आशंका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच से खुद को कई बार टाइगर बता चुके हैं। आदिवासियों पर अत्याचार को लेकर एमपी के बड़वानी पहुंचे कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शिवराज को लेकर क्या कहा, सुनिए। शिवराज सिंह तो कहता हूं, शिवराज सिंह जी आप तो शिवराज सलमान बन जाइए। शिवराज सलमान एक्टिंग आप बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो शिवराज सलमान अपना नाम रख लीजिए। सलमान खान कहते मैं तो झूठ बोलता नहीं, तो मैं कहा शिवराज सलमान बनने दूंगा इन्हें। और शिवराज कहते हैं कि मैं तो झूठ बोलने से बाज आऊंगा नहीं, तो मैं कहां से शिवराज सलमान बनूंगा। पर दोनों में एक खूबी तो है, अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। तो मैं शिवराज सिंह को कहता हूं, बंबई जाइए, अपने मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए, एक्टिंग करिए। जो आप एक्टिंग करते हैं जनता के सामने, जनता को गुमराह करते हैं। अभिषेक बनर्जी से ईडी ने करीब 9 घंटे पूछताछ की। अभिषेक बाहर निकले तो बीजेपी पर बरस पड़े। अभिषेक बनर्जी ने इस पूछताछ को 24 की लड़ाई से जोड़ दिया। क्या कहा अभिषेक बनर्जी ने, सुनिए। आपको जो उपाय अपनाना है आप अपना लो। मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ो। इनकी हिम्मत नहीं है। बंगाल में लड़ाई करने गए, क्या हालत हुआ आपने देखा। अभी मैं आपको अगर बताऊंगा 25 बीजेपी एमएलए लाइन पे है, हम ले नहीं रहे। तृणमूल कांग्रेस हर वो राज्य में जाएगी जहां पे भाजपा है और आने वाला दिनों में वी विल टेक द बीजेपी हेड ऑन एंड डिफीट देम। उनको जो करना है वो कर ले। किसी भी माइकल लाल का अगर हिम्मत है डरा धमका के तृणमूल कांग्रेस को रोके, तो उसको मैं चुनौती देके जाता हूं। आप ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ, इनकम टैक्स जो लगाना है लगा दो। हम झुकने वाले नहीं है, हम रुकने वाले नहीं है। तो 9 घंटे लंबी पूछताछ के बाद भारी गुस्से में अभिषेक बनर्जी दिखाई दिए। नमस्ते भारत में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।